Most welcome everyone. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए, स्वस्थ रहना चाहिए बेटा, मस्त रहना चाहिए। आज हम लोग फिर एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक दिख रहा है बोर्स का परमाणु मॉडल। बोर्स का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। पिछले वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़े थे और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष या कमियों पर भी हम लोग विचार किए थे और वो सारे दोष जो है बोर के द्वारा ही दिए गए थे। फिर उसके बाद जो है बोर का अपना खुद परमाणु मॉडल आया। बेटा देखो, दोनों परमाणु मॉडल का जो पहला पॉइंट है वो नियर अबाउट सेम है, लेकिन दूसरे पॉइंट से जो है अंतर होना शुरू किया है। तो पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, आप यहां जरा ध्यान से इसको देखिए। पहले पॉइंट में कहा गया है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश कोष्टक में क्या होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उसके केंद्रीय भाग में बहुत कम आयतन में दृढ़ रूप में केंद्रित होता है, दृढ़ रूप में केंद्रित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। देखो बेटा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी पहला पॉइंट यही कहा गया था कि सारा का सारा द्रव्यमान धनावेश उसके केंद्र में है और दृढ़ भाग है, दृढ़ रूप में और बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है, जिसे परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरे पॉइंट से बेटा अंतर होना शुरू किया। रदरफोर्ड क्या कहे थे कि नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। और इसमें क्या कहा है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। ये अंतर है दोनों में और ये पेपर में आया हुआ है बेटा कि बंद वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, किसके अनुसार है, तो आपको याद रहना चाहिए कि बोर के अनुसार है। वृत्तीय पथ पर गति करता है, किसके अनुसार है, रदरफोर्ड के आधार पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहा गया है बेटा। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में निरंतर गति करते हैं, निरंतर गति
करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या रहा बेटा कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में निरंतर गति करते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा है बेटा कि किन कक्षाओं में वो गति कर सकते हैं, किन कक्षाओं में गति करेंगे, किन कक्षाओं में गति नहीं करेंगे, एक उसका लेवल बांध दिए हैं। क्या कहे तीसरे पॉइंट में, यहां जरा देखो तीसरे पॉइंट में क्या कहे कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर उन्हीं बंद वृत्तीय कक्षाओं में, उन्हीं बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग mvr h/2π के गुणांक, h/2π के गुणांक में होता है, गुणांक में होता है। यहां देखो लिमिट लगा दिया कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr इक्वल टू क्या होगा, h/2π के गुणांक में होगा। तो यहां जरा देखो ये क्या है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग mvr इक्वल टू क्या होगा, n इंटू h/2π। n क्या है, n 1 2 3 4 100 आन, ये क्या है, कक्षाओं की संख्या है। क्या बेटा, कक्षाओं की संख्या है, ये क्या है, कक्षाओं की संख्या है। आप जरा देखो ये है परमाणु का नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। तो यहां देखो बेटा n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। अब जरा यहां ध्यान दो, ये है h/2π, h/2π क्या है, कोणीय संवेग h/2π। अब जरा ध्यान दो, h क्या है, प्लैंक नियतांक है, पाई क्या है, 22/7 है। तो इनका कुछ गुणा भाग करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोणीय संवेग उसके बराबर है तो पहली कक्षा, इसका अगर दुगुना है, h/2π का दुगुना है तो दूसरी कक्षा, अगर 3 गुना है, h/2π का 3 गुना है तो तीसरी कक्षा, अगर मान लो h/2π का 4 गुना हो गया तो ये चौथी कक्षा, अगर इसका 5 गुना हो गया तो पांचवी कक्षा। इसी के गुणांक में अगर कोणीय संवेग है तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में गति करेगा, इससे अलग नहीं, राइट। उसके बाद चौथे पॉइंट में क्या कहेगा, जरा ध्यान दो। तो चौथे पॉइंट में कहे कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहा है तब तक उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा और ना ही ऊर्जा निकालेगा, है ना। इसका मतलब जो कहे थे कि निरंतर ऊर्जा निकलेगी, उस पर इनकी कहानी बोर की आ गई।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो ऑब्जेक्शन लगा था कि लगातार ऊर्जा निकलेगी, लगातार ऊर्जा निकलेगी तो लगातार स्पेक्ट्रम आना चाहिए। अब यहाँ क्या कहे कि ऐसा नहीं होता। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहा है, अपने वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, ऐसे देखो, ये मान लो परमाणु का नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। जब तक इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब तक उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम लगातार नहीं आएगा, लगातार नहीं आएगा। तो इसमें क्या कहे कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है, अपनी कक्षा में गति करता है तब तक उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात न तो ऊर्जा ग्रहण करता है और न ही ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। क्या कह रहे हैं कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है तब तक उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी न ऊर्जा लेगा न ऊर्जा देगा। इसका मतलब क्या है कि लगातार ऊर्जा निकलने वाली कहानी खत्म, कक्षाओं के छोटा होने वाली कहानी खत्म, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन के गिरने की कहानी खत्म है, और लगातार स्पेक्ट्रम मिलने की कहानी खत्म, इसी चौथे पॉइंट से। क्लियर? अब प्रश्न आता है पांचवें पॉइंट में, ये बताएंगे कि ऊर्जा कैसे रुक रुक करके निकलती है। ऊर्जा अगर रुक रुक करके निकल रही है तभी तो स्पेक्ट्रम रुक रुक करके आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे बेटा, फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो वीडियो रोक रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम पांचवें पॉइंट पर चलेंगे। अब पांचवा पॉइंट क्या बताएगा कि ऊर्जा रुक रुक करके निकलेगी। कैसे रुक रुक करके निकलेगी? क्या कहे कि इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा ग्रहण नहीं करता। हाँ, जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तो एक निश्चित ऊर्जा के बराबर ही ग्रहण करेगा, और जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक कक्षा आगे जंप मार जाएगा, एक कक्षा आगे जंप कर जाएगा, और जब वो ऊर्जा निकालेगा तो एक कक्षा पीछे चला आएगा, और जब ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तभी ऊर्जा अवशोषित होगी, तभी ऊर्जा जो है मुक्त होगी। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा रुक रुक करके मुक्त होगी, है ना। तो इसमें पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया, जरा ध्यान दो। पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा के बराबर, एक निश्चित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करता है, तो वह एक कक्षा आगे
कक्षा आगे चला जाता है, एक कक्षा आगे चला जाता है। और जब उतनी ही ऊर्जा मुक्त करता है, उतनी ही ऊर्जा मुक्त करता है, तो एक कक्षा पीछे चला आता है, एक कक्षा पीछे चला आता है। अर्थात ऊर्जा रुक कर मुक्त होती है, ऊर्जा रुक कर मुक्त होती है। तो जब ऊर्जा रुक करके मुक्त होगी तभी तो स्पेक्ट्रम रुक करके मिलेगा। ऊर्जा अगर रुक करके निकलेगी तो गैपिंग के साथ, तो स्पेक्ट्रम गैपिंग के साथ बनेगा। जरा इनको देख लेते हैं कैसे है ये। मान लो ये परमाणु का नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। यहां देखो n बराबर 1 2 3 और 4 ये है। इसका ऊर्जा लेवल क्या होगा? इसका ऊर्जा लेवल E1 है, इसका E2 है, इसका ऊर्जा लेवल E3 है, इसका ऊर्जा लेवल क्या है? E4 है ना। अब आप जरा देखो E4 में से जब E3 को घटाते हैं तो एनर्जी गैपिंग कितना आता है? h न्यू। इसको क्या कहते हैं? hc बाई लैम्डा। इसी तरह से जब E3 में से E2 को घटाएंगे तो भी क्या आएगा? h न्यू। ये भी क्या है? hc बाई लैम्डा। और यहां देखो E3 में से E2 में से E1 जब घटाएंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा? h न्यू। ये क्या है? hc बाई लैम्डा। ये जो ऊर्जा है बेटा, ये फोटान की ऊर्जा है। आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है और भी सूर्य से चलने वाली जो किरणें हैं वो छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में चलती है। जब हम प्रकाश को पार्टिकल के रूप में स्टडी करते हैं तो पार्टिकल गुण में ये पढ़ा जाता है कि वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है, जिसे फोटान कहते हैं। तो ये क्या है? hc बाई लैम्डा, ये एक फोटान की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? एक फोटान की। अब आप जरा देखो h क्या है? h है प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक है। c क्या है? प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। और लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। क्लियर? अब आप जरा देखो, इतनी ऊर्जा अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मान लो तीसरी कक्षा दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कितना ऊर्जा? प्लस hc बाई लैम्डा। इतनी ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन पाएगा तब यहां नहीं रह जाएगा, ये जंप मार करके तीसरी कक्षा में चला जाएगा। और फिर अगर इतनी ही ऊर्जा ग्रहण किया, कितना? hc बाई लैम्डा, तो एक कक्षा और जंप मर जाएगा आगे की ओर। ऐसे ही जब ऊर्जा ये निकालेगा तो कितना निकालेगा? इसी निश्चित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा निकालेगा। तो एक कक्षा पीछे चलाया, ऊर्जा निकाला तो एक कक्षा पीछे, और ऊर्जा ग्रहण किया तो एक कक्षा आगे। इसका मतलब क्या है?
कि ऊर्जा रुक रुक करके निकल रही है, इसीलिए स्पेक्ट्रम जो लाइनें प्राप्त होती हैं वो स्पेक्ट्रम लाइन रुक रुक करके मिलती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा रुक रुक करके निकल रही है। ऊर्जा रुक रुक करके निकलती है, इसलिए स्पेक्ट्रम भी कैसे मिलता है? रुक रुक करके। तो बोर के मॉडल पर जो भी दोष लगाए गए थे वो सारे दोषों का सलूशन मिल गया, राइट। तो ये किसका परमाणु मॉडल है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है 5 पॉइंट में। अब बेटा कुछ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर भी दोष है, उनके परमाणु मॉडल में भी दोष हैं, उनके दोषों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां जरा ध्यान दो, इसको हम लोग क्या स्टडी करेंगे? बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। यहां देखिए, बोर के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के दोष, इनमें कौन कौन से दोष रह गए हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बोर के परमाणु मॉडल में क्या दोष रह गए हैं? मैं जानता हूं इतने में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, इतने में आ जाएगा और आप कॉपी डायरी लेकर के बेहतरीन ढंग से इन पॉइंटों को नोट करेंगे। बेटा यही सारे पॉइंट जब स्टोर होते हैं, इकट्ठा होते हैं आपके ब्रेन में, तो केमिस्ट्री का फाउंडेशन तैयार होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इनमें से खूब धुआंधार क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, इसलिए इनको हल्के में लेकर के नहीं चलेंगे। तो यहां जरा देखो, इनके 3 दोष बेटा मिले। 3 दोष कौन कौन है जरा देख लीजिए। क्या कहे? बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु व आयनों, परमाणु व आयनों के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, और ये हीलियम 1 पॉजिटिव हो गया, ये लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, ETC। देखो बेटा, हाइड्रोजन में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 पॉजिटिव आ गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 निकल गया तो 1 बचा, 2 पॉजिटिव हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए इनका परमाणु मॉडल लागू होता है। दूसरा इनका जरा दोष देख लो। दूसरा दोष क्या है? यहां देखिए, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल क्या कहेगा? बोर का परमाणु मॉडल यह बताता है कि स्पेक्ट्रम लाइन क्यों रुक कर आती है, क्यों रुक कर आती है। क्या कहें बेटा? ये बताता है कि स्पेक्ट्रम लाइन रुक रुक करके क्यों आती है, क्योंकि ऊर्जा रुक रुक करके प्राप्त हो रही है, मुक्त हो रही है। परंतु ये क्या नहीं बताता है, जरा ध्यान दो, परंतु स्पेक्ट्रम लाइनों में पाई जाने वाली पतली रेखाओं
के बारे में कोई ज्ञान नहीं कराता, कोई ज्ञान नहीं कराता। क्या कह रहा है बेटा, इन स्पेक्ट्रम लाइनों के बारे में तो बताता है, लेकिन इनमें जो है पतली पतली लाइनें हैं, इन पतली पतली लाइनों के बारे में ये कोई ज्ञान नहीं करा पाता है। तो ये इसका क्या है, दूसरा दोष है। जरा इनका तीसरा दोष देख लीजिए। तीसरे पॉइंट में क्या कहा, जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो स्पेक्ट्रम लाइनों के बीच की दूरी, स्पेक्ट्रम लाइनों के बीच की दूरी बढ़ने व घटने लगती है, बढ़ने व घटने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है, घटने लगती है? क्यों घटने लगती है? इस प्रभाव को जीमेन प्रभाव, ये बेटा वैज्ञानिक के नाम पर है, जीमेन प्रभाव कहते हैं, जीमेन प्रभाव कहते हैं। इसका कोई ज्ञान नहीं कराता, कोई ज्ञान नहीं कराता, कोई ज्ञान नहीं कराता है। ध्यान दो बेटा, 3 ऑब्जेक्शन दिए हैं। पहला क्या कहे कि इनका मॉडल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयन के लिए लागू होगा। दूसरा क्या कहे कि स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में तो बताता है, लेकिन इन पतली पतली लाइनों के बारे में कोई ज्ञान नहीं कराता। तीसरी चीज क्या कहा कि अगर किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इनके बीच की लाइनें घटने बढ़ने लगती हैं, इनके बीच की लाइन घटेगी बढ़ेगी, इनके बीच की लाइन घटेगी बढ़ेगी, तो ये प्रभाव क्या कहलाता है, जीमेन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीमेन प्रभाव। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है जीमेन प्रभाव के बारे में कोई ज्ञान नहीं कराता है। पक्का? ये पूरी बातें समझ में आ गई है ना? अब देखो बेटा, अगर एक बार भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार आप देखिए, अब फिर उसके बाद डायरी उठा करके नोट तैयार करिए कि जिससे कभी भी भूलेगा तो आप पन्ना पलट करके उसको फिर देख सकते हैं। और बेटा अगर बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। बार बार मैं कहता हूँ बेटा, सब्सक्राइब करने का अपना फायदा है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास पहले पहुंचेगा। क्लियर? तो अगर बेहतरीन है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ और कमेंट भी करो बेटा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके पूछिए कि सर वहां नहीं समझ में आया, तो फिर और आपको बेहतरीन ढंग से उसको तैयार करके दिया जाएगा। क्लियर? चलिए फिर जब तक अगले वीडियो पर हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोबारा।